नमस्कार दोस्तों, केवीएस स्पेशल एजुकेशन पीआरटी के लिए आज की क्लास लेके आए हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहे। आज हम पहला टॉपिक विकलांगता को समझना इस टॉपिक के बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे। जैसे कि विकलांगता को समझना, इसका पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, यानी इसका विकलांगता को समझना। और इसका पहला टॉपिक है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि विकलांगता का इतिहास। तो दोस्तों आज पूरा हम विकलांगता के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको भी ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वर्ष 1985 से 86 में तत्कालीन मंत्रालय के दो भागों में विभाजित किया गया। यानी कि 1985 से 86 में जो भारत सरकार का तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय था उसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा कल्याण विभाग। साथ साथ तत्कालीन मंत्रालय बनाने के लिए अनुसूचित जाति विकास प्रभार, जनजातीय विकास विभाग और अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को गृह मंत्रालय से और वक्फ विभाग को भी विधि मंत्रालय से अलग किया गया। इसके पश्चात इसका नाम बदलकर 1998 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रखा गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है कि किस मंत्रालय का नाम सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किस वर्ष बदल कर रखा गया। तो 1998 में। तो बाद में 1999 में एक पृथक जनजाति कार्य मंत्रालय बनाने के लिए जनजाति विभाग को इस मंत्रालय से अलग किया गया और बाल विकास विभाग मंत्रालय एवं विकास मंत्रालय में चला गया। यद्यपि विकलांगता विषय 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में आता है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको पूछ सकता है कि विकलांगता विषय है वो किस अनुसूची में आता है, ये राज्य सूची का विषय है या संघ सूची का विषय है। तो ये 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। भारत सरकार हमेशा से विकलांगता के क्षेत्र में सक्रिय रही है। यह न सिर्फ 7 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों NI जो विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं पर अलग अलग कार्य कर रहे हैं, और साथ में संयुक्त राष्ट्रीय क्षेत्र केंद्रों CRC जो विकलांगता व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं मुहैया करवा रहे हैं। तो दोस्तों विकलांगता सेवाओं को पुनर्वास सेवाएं मुहैया कराने वाला संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र कौन सा है। तो CRC, यह याद रखना है इसके अंदर। एवं पुनर्वास पेशेवर के लिए पाठ्यक्रमों का भी संचालन कर रहे हैं। इसी प्रकार की सेवाओं को प्रदान करने वाले बहुत से गैर सरकारी संगठनों को निधि प्रदान करती है और साथ में राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति वित्त एवं विकलांग विकास निगम को धन देती है, जो विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु रियायती ऋण देती है। यानी कि विकलांग व्यक्तियों को ऋण कौन सी संस्थान देती है। तो ये राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकलांग विकास निगम को धन देती है। कौन? जो पुनर्वास CRC है वो देती है। और विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी संबंधित घोषणा भारत में हुई थी 1992 में। और संयुक्त राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति अधिकार संधि पत्र सम्मेलन मई 2008। ये 2008 दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखना। संयुक्त राष्ट्र UN विकलांग व्यक्ति अधिकार संधि पत्र सम्मेलन कब हुआ था। तो 2008। और ये प्रश्न KVS में 99% आ सकता है। इस विषय में विभिन्न राज्य सरकारों से अलग अलग स्तर का ध्यान आकर्षित किया गया। केंद्रीय स्तर पर भी विकलांगता विषय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारियों में से एक है। यानी विकलांगता का विषय है जो सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस पर ध्यान दिया गया क्योंकि इसका ज़्यादातर समय ऊर्जा मंत्रालय की स्वयं की योजनाओं का क्रियान्वयन करने एवं भौतिक लक्ष्यों को पूरा करने, वार्षिक समयबद्ध
गतिविधियों को विकलांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने में चला जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि जो ज़्यादातर इनका ऊर्जा मंत्रालय की स्वयं की योजनाओं को क्रियान्वयन करने में इनका समय चला जाता है। तो केंद्रीय स्तर पर विकलांगता का विषय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से जैसे डिस्क्रिप्टिव पर्सन बनेंगे उनके अंदर आपको ऐसा पर्सन पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट है जो आपको थोड़े बहुत याद रखने ज़रूरी हैं। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग विभागों को एक अन्य विभाग में परिवर्तित कर सशक्त किया जाएगा। यानी कि सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगता विभाग को अलग विभाग में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये कब कहा गया था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था, ताकि ये अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय कर सकें। यानी कि वे अन्य मंत्रालयों के साथ विकलांगता मंत्रालय भी अपना समन्वय स्थापित कर सकें और विकलांगों के ऊपर भी ध्यान दिया जा सके। और विकलांगता का विषय एक विशेष प्रकृति होने के कारण UNCRPD के आलोक को व्यापक स्तर के कार्य किए जाने हैं। तो विकलांगता का विषय ये UNCRPD ये दोस्तों संस्था है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो विकलांगता का विषय की विशेष प्रकृति का होने के कारण आलोक में व्यापक स्तर के कार्य के लिए मौजूदा कार्यान्वयन संरचना की अपर्याप्तता के कारण अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विद्यमान विकलांगता ब्यूरो के यूनियन का समय आ गया है। सरकार द्वारा 3 जनवरी 2012 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन ही एक विकलांगता कार्य विभाग बनाने का निर्णय लिया गया। यानी 2012 में 3 जनवरी 2012 को सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय। तो दोस्तों ये लाइन बहुत ज़रूरी है कि विकलांगता का क्षेत्र भारत में किसके अंतर्गत आता है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। और 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है, ना कि संघ सूची का। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मंत्रालय के अधीन आता है तथा अलग विकलांगता कार्य विभाग बनाने का निर्णय लिया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 12 मई 2012 को इसकी घोषणा की गई। तो इसकी घोषणा कब की गई? 12 मई को। और ये जारी कब सरकार द्वारा कब जारी किया गया? तो 3 जनवरी 2012 को। तो अब दोस्तों यहाँ से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू होती है, जो है स्वतंत्रता पूर्व भारत में विशिष्ट शिक्षा का विकास। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में विशिष्ट शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ है? दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट विषय शुरू होता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में विशिष्ट शिक्षा का विकास है, जो किस प्रकार से शुरू हुआ है तो वो देखते हैं। पहले दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए दृष्टिहीनार्थ विशिष्ट शिक्षा। भारत में दृष्टिहीनों के लिए प्रथम विशिष्ट विद्यालय की स्थापना वर्ष 1887 में एक आंग्ल मिशनरी महिला एनी सोर्प द्वारा 1858 से 1903 तक की कार्यकाल है इनका, और द्वारा एक अन्य मिशनरी महिला ह्यूलिट के सहयोग से की गई। यानी कि दोस्तों दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए पहला विशिष्ट विद्यालय 1987 में एक महिला एनी सोर्प द्वारा ह्यूलिट के सहयोग से की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो ये अमृतसर में की गई थी। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है कि ये कहाँ पर की गई थी। तो ये 1887 में अमृतसर में की गई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस संस्था को अमृतसर स्थित सेंट कैथरीन अस्पताल परिसर में शुरू किया गया। तो अस्पताल का नाम इतना तो नहीं पूछेगा, पर आपको याद रखना है। अगर डिस्क्रिप्टिव में अगर आपको स्वतंत्रता से पूर्व भारत में विशिष्ट शिक्षा का विकास के बारे में पूछे तो आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखने चाहिए। और
नॉर्थ इंडिया इंडस्ट्रियल होम फॉर क्रिश्चियन ब्लाइंड, इसका नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ इंडिया इंडस्ट्रियल होम फॉर क्रिश्चियन ब्लाइंड। इसे 1903 में राजापुर देहरादून ले जाया गया, जहाँ पर आज भी साप मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड के नाम से कार्य कर रहा है। यानी इसे 1903 में राजापुर देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके पश्चात प्लायम कोटा तमिलनाडु में 1890, अहमदाबाद गुजरात में 1895 और पश्चिम बंगाल तथा रांची झारखंड में 1997 तथा मुंबई में सन 1900 में कुछ और विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना हुई। तो दोस्तों कहाँ कहाँ पर स्थापना हुई है जो आपको याद रखना है, प्लायम कोटा ये तमिलनाडु में पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात में और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में और रांची झारखंड में वहाँ और विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना हुई है। और 120वीं शताब्दी में देश के अन्य भागों में, यानी कि अन्य भागों में 120वीं नहीं है दोस्तों, ये 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी में देश के अन्य भागों में धीरे धीरे दृष्टिहीनों के लिए कुछ और संस्थाओं की स्थापना की गई और दृष्टिहीन से संबंधित भारत सरकार के प्रतिवेदन 1944 के अनुसार उस समय तक ऐसी संस्थाओं की संख्या 32 तक पहुंच गई थी। तो दोस्तों इसके अंदर आपको याद रखने वाली बातें हैं वो ये है कि भारत सरकार द्वारा, पहली बात है कि भारत में दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए पहली स्कूल कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो 1887 में अमृतसर में स्थापित की गई थी और जिसका नाम था नॉर्थ इंडिया इंडस्ट्रियल होम फॉर क्रिश्चियन ब्लाइंड। और इसके अंदर पहली डेफ स्वर्ण बाधित बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है 1883 में, यानी कि 1883 में की गई थी मुंबई में, उस टाइम में मुंबई में की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। और स्वतंत्रता से पूर्व दृष्टिबाधित विशिष्ट शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों ये यहाँ पे आपको ये विशेषताएं हैं वो बहुत ज़रूरी याद रखनी है। तो विशेषताएं पढ़ते हैं। अनेक तथाकथित दृष्टिहीनार्थ विद्यालय शिक्षा के केंद्र से अधिक आश्रय स्थल मात्र थे, यानी कि दृष्टिहीनार्थ विद्यालय शिक्षा केंद्र से अधिक आश्रय स्थल मात्र थे। तो दोस्तों ये कि जो विद्यालय शिक्षा केंद्र बनाए गए थे वो मात्र आश्रय स्थल के रूप में ही थे। यहाँ पर विकलांगों को सिर्फ आश्रय ही दिया जाता था, ना कि विकलांगों को पढ़ाई करवाई जाती थी। और 32 में से गिने चुने केंद्र ही दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा के प्रगतिशील एवं वांछनीय स्थल थे। यानी कि कुल 1944 तक आते आते 32 विद्यालय स्थापित हो चुके थे। 32 विद्यालयों में शिक्षा के प्रगतिशील एवं वांछनीय स्थल कुछ ही केंद्र थे, यानी 2-4 केंद्रों पर ही दृष्टिहीनों के लिए कोई सुविधाएं मुहैया करवाई जाती थी या पढ़ाया जाता था। और किसी भी स्कूल में प्राथमिक स्तर के आगे सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, यानी कि प्राथमिक स्तर के बाद किसी भी विद्यालय में आगे सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर कोई अपने ब्लाइंड बच्चे को वहाँ पे स्कूल में डालता है तो आप प्राथमिक स्तर के आगे वहाँ पे टीचिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं थी। और भारत में कोई भी ब्रेल प्रेस नहीं था, भारत में एक भी ब्रेल प्रेस नहीं था, तो ब्रेल लिपि का तो उस टाइम आविष्कार हुआ ही नहीं था। और अगली विशेषता है सरकारी सहायता नाम मात्र की थी, यानी कि सरकार के द्वारा भी इतनी सहायता नहीं दी जाती थी। और दृष्टिहीन के साथ साथ किसी अन्य विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कोई संस्था नहीं थी, यानी कि वो उस टाइम जो संस्थाएं थी 32 संस्थाएं दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए ही थी। जैसे आईडी या एमआर, आईडिया एमआर एक ही है, और एचआई के बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। और समस्त संस्थाओं में दृष्टिहीनों की कुल संख्या का एक छोटा सा भाग
सुविधाएं प्राप्त कर रहा था। यानी कि कुल विद्यार्थी का एक छोटा सा भाग ही जो वो सुविधाएं प्राप्त कर रहा था संस्थानों में, और महिला व पुरुष विद्यार्थियों की संख्या लगभग 1285 थी। यानी कि यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कुल महिला एवं पुरुष विद्यार्थी लगभग कितने थे। तो दोस्तों ये जो सोर्स है ये ऑथेंटिक सोर्स है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे KVS स्पेशल एजुकेशन विशेष तौर से PRT के अंदर। और स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो गई थी, अब स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विशिष्ट शिक्षा का प्रसार कैसे हुआ था। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विशिष्ट शिक्षा का प्रसार, दृष्टिबाधिता। स्वतंत्रता पश्चात भारत में विशिष्ट शिक्षा की दिशा में 1 अप्रैल से प्रकार से विशिष्ट शिक्षा की दिशा में अप्रैल 1947 में निर्धारित हो गई थी। यानी कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो अप्रैल 1947 से ही भारत में दृष्टिबाधिता के लिए एक प्रकार की दिशा निर्धारित हो गई थी लगभग। जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय में दृष्टिहीनों के लिए छोटी सी इकाई की स्थापना की गई थी। यानी कि अप्रैल 1947 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दृष्टिहीनों के लिए एक छोटी सी इकाई की स्थापना कर दी गई थी, जो एक प्रगतिशील सरकारी कदम था। विशिष्ट शिक्षा के मार्ग की एक प्रबल बाधा 1951 में भारत सरकार द्वारा, यानी कि विशिष्ट शिक्षा में जो एक प्रबल बाधा बनी हुई थी ब्रेल लिपि की, जो 1951 में भारत सरकार ने भारतीय ब्रेल की स्वीकृति, और उसके बाद देहरादून में प्रथम ब्रेल पेज की स्थापना की गई थी। तो ये प्रश्न बनता है यहाँ पे, भारत सरकार द्वारा प्रथम ब्रेल प्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो प्रथम ब्रेल प्रेस की स्थापना देहरादून में की गई थी। इसके बाद विशिष्ट विद्यालयों की संख्या सरकारी व गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में तेजी से बढ़ी। यानी जब 1951 में देहरादून में ब्रेल प्रेस की स्थापना भारत सरकार द्वारा कर दी गई, तो उसके बाद विशिष्ट विद्यालय जो सरकार के द्वारा भी चलाए जा रहे थे और संस्थाओं द्वारा, तो दोनों में ही उनकी संख्या में वृद्धि हुई। और 1960 के दशक के मध्य तक ऐसे विद्यालयों की संख्या 115 हो गई थी। यानी 1960 के दशक में दृष्टिबाधित विद्यालय, विशेष विद्यालय थे, वो 115 हो गए थे। राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान देहरादून द्वारा 1889 में प्रकाशित सर्वेक्षण में विशिष्ट विद्यालयों की संख्या 190 बताई गई। यानी 1889 तक विशिष्ट विद्यालयों की संख्या 190 हो गई थी। इस सर्वेक्षण में अरुणाचल प्रदेश, असम तथा गोवा सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। यानी अरुणाचल प्रदेश, असम और गोवा तो 1960 तक पुर्तगालों के अंडर था, तो गोवा में तो विकास बहुत बाद में हुआ था। 1990 के दशक के मध्य तक यह संख्या बढ़कर 250 हो गई थी। यानी कि भारत में ब्रेल प्रेस की स्थापना देहरादून में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। और 1951 में भारत में ब्रेल प्रेस की स्थापना होते ही विशिष्ट विद्यालयों की संख्या है जो बढ़कर लगभग 1990 के दशक के मध्य तक पहुँचते यानी कि 1995 के आसपास 250 तक हो गई थी। तो दोस्तों धन्यवाद। इसके अगले भाग के लिए जुड़े रहें, मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा और उसमें आपको ये पूर्णतः नोट्स बताए जाएंगे। आप जुड़े रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और स्पेशल एजुकेशन PRT के लिए आपको सारा सिलेबस यूट्यूब पर करवाया जाएगा, यूट्यूब पर पूरा अवेलेबल होगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं अगले वीडियो में आपके लिए टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे मैं सारी PDF डाल दूंगा। और दोस्तों आपको कोई भी यूट्यूब चैनलों पर कोचिंग वालों के पास भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे वीडियो यहीं पे लेके आऊँगा। मैं धन्यवाद दोस्तों।